हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम विविध प्रश्नमाला 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5.3 के 2 प्रश्न किए थे और विविध के भी लगभग अपन ने 2 या 3 प्रश्न किए थे। उससे आगे के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा, तीसरे प्रश्न में हमें एपी का 7वां पद 34, 13वां पद 64 और हमसे कहा जा रहा है इसका 18वां पद कितना होगा। ऐसे प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि इस प्रकार व्यापक रूप में यदि हमें पद दिया जाए और हमें कितनवा भी पद ज्ञात करना हो तो हमें पता है कि जैसे यहाँ पर 18वां पद ज्ञात करवा रहा है तो हम एपी के एक 18वें पद को व्यापक रूप में a + 17d लिख सकते हैं। a + 17d में हमें एक तो a का मान चाहिए और एक d का मान चाहिए। प्रश्न में हमें फिलहाल कहीं पर भी a और d का मान दिया हुआ नहीं है, तो a और d का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जैसे इसका 7वां पद दिया है तो एक व्यापक रूप में 7वें पद को हम a + 6d लिख सकते हैं। a + 6d बराबर हमें दे रखा है 34। ये 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से 13वां पद दिया है 64, तो हम 13वें पद को भी एक व्यापक रूप में लिख सकते हैं a + 12d बराबर 64। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 में प्रतिस्थापन या विलोपन में से कोई एक विधि लगा करके a का या d का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे a का मान ज्ञात हो जाता है समीकरण 1 में रख देंगे तो d का मान ज्ञात हो जाएगा। यदि हमें d का मान ज्ञात हो जाता है तो d का मान हम उसमें रख करके a का मान ज्ञात कर लेंगे। a और d का मान ज्ञात हो जाएगा, उसके पश्चात हम AP का 18वां पद आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। जैसे देखिए बेटे, हमें दिया है AP का 7वां पद जिसको हम लिख सकते हैं A7 बराबर 34। एक व्यापक रूप में लिख सकेंगे a + 6d बराबर 34। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अगला हमें दे रखा है 13वां पद जिसको हम A13 लिख सकते हैं। A13 बराबर दे रखा है 64, तो व्यापक रूप में लिखेंगे a + 12d बराबर 64। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में हम विलोपन विधि लगा देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा, और विलोपन विधि के आधार पर हम इसे लिख सकेंगे a + 6d बराबर 34 और इसे लिख देंगे a + 12d बराबर 64। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में a और d में से किसी एक चर के गुणांक बराबर करने होते हैं। फिलहाल हम देखें तो दोनों में एक गुणांक समान है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो इन्हें चिन्ह परिवर्तन करेंगे। चिन्ह परिवर्तन करने पर या हम लिख सकते हैं घटाने पर। तो मैंने चिन्ह बदला, माइनस माइनस माइनस, a से a कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा माइनस का 6d बचा। इधर हमारे पास में रह जाएगा केवल, अगर 64 में से 34 घटाएं तो हमारे पास में केवल 30 बचेगा जो भी माइनस का। यहाँ से हम d का मान निकालें तो d बराबर लिख सकते हैं माइनस का 30 बटे -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 5 बार, तो d बराबर हमें प्राप्त हुआ 5। यहाँ से हमें d का मान ज्ञात हो चुका है। जैसे d का मान ज्ञात हो जाता है तो हमें ज्ञात करना है अब a का मान। a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में हम d के स्थान पर मान रख देते हैं तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो बेटे जैसे आप लोग यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा। देखिए रखिए, यहाँ पर देखते हैं तो a + 6 गुणा d का मान 5, तो हम लिख देंगे a + 6 गुणा 5 और बराबर में है क्या 34। अब 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 × 5 = 30। अचर का हम पक्षांतर कर देते हैं, 30 का दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो हम यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं 34 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 × 5 = 30। यहाँ से हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा, a बराबर आ गया कितना 4। तो यहाँ से हमें a का मान 4 प्राप्त हो चुका है।
अब ए और डी का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है एपी का कौन सा पद, 18वां पद। तो बेटा एपी के 18वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सब जानते हैं कि एपी के 18वें पद को एक व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं क्या, a + 17d। ए और डी का मान रखेंगे उसमें, तो मैंने यहाँ पे लिखा एपी का 18वां पद बराबर होता है a + 17d। अच्छा बेटा अब इसमें किसका मान रख दें, एक तो डी का मान और एक किसका मान रख दें, ए का मान। ए और डी का मान इसमें रखेंगे तो ए के स्थान पे 4 + 17 × 5, तो 4 प्लस, अब 17 × 5 करेंगे तो 17 के पहाड़े के अनुसार 17 पंचों कितना होता है 85, 17 × 5 किया तो ये 85 हो गया, 85 में हमने 4 जोड़ा तो ये कितना हो गया 89, 89। इस तरीके से एपी का 18वां पद हमें 89 प्राप्त होता है, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से यदि एक व्यापक रूप में इस प्रकार समीकरण दिया जाए, जैसे 7वां पद और 13वां पद हमें दिया हुआ है और हमसे 18वां पद ज्ञात करवाता है, तो सबसे पहले आपको एक व्यापक रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने होंगे। उसके पश्चात विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगा करके डी का मान ज्ञात कर लेंगे। डी का मान ज्ञात होने के बाद समीकरण 1 में या 2 में रख करके ए का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके पश्चात हम 18वां पद का एक व्यापक रूप में सूत्र लिखेंगे। 18वें पद को हम a + 17d लिख सकते हैं। ए और डी का मान रख देंगे तो हमको उसका 18वां पद ज्ञात। अब बेटा अगला प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सार्वंतर 8 तथा n पदों का योग 90 है तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया है प्रथम पद a = 2, सार्वंतर d = 8 और n पदों का योगफल Sn = 90 और हमसे n का मान निकलवा रहा है। जब कभी भी यदि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद सार्वंतर और कुल पदों का योग दिया जाए और पदों की संख्या निकलवाता है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास में योगफल निकालने के 2 सूत्र होते हैं। एक तो है Sn = n/2 बड़े कोष्ठक में 2a + n - 1 × d बड़ा कोष्ठक बंद। एक सूत्र होता है Sn = n/2 छोटे कोष्ठक में a + l। यदि l का मान दिया होता तो अपन इस सूत्र का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ l का मान के स्थान पर d का मान दिया गया है तो हमें Sn = n/2 बड़े कोष्ठक 2a + n - 1 × d वाले सूत्र के आधार पर ही n का मान ज्ञात कर सकेंगे। जैसे देखिए बेटा अपन यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करके n का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा लगने वाला सूत्र है Sn = n/2 बड़े कोष्ठक में 2a + छोटे कोष्ठक में n - 1 कोष्ठक बंद × d और बड़ा कोष्ठक बंद। यहाँ से हम देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या शर्त दी गई है। एक तो Sn बराबर दिया हुआ है 90, तो Sn के स्थान पर 90 लिखेंगे। n का मान ज्ञात करना है इसलिए n के स्थान पर n/2 रहने देंगे। 2 गुणा a, पहला पद हमें दे रखा है 2 तो a का मान 2 दिया हुआ है तो इसके स्थान पर 2 लिखेंगे, प्लस n के स्थान पर n - 1 × d का मान हमें 8 दिया है तो d के स्थान पर 8 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 90 = n/2 बड़ा कोष्ठक में 2 गुणा 2 किया तो 4 हुआ, प्लस 8 गुणा n करेंगे तो ये 8n हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। अच्छा बेटा ये प्लस के 4 और ये माइनस के 8 हैं, तो यदि इसको इससे गुणा कर दिया जाए तो या तो बचेगा -4, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 90 = n/2 बड़ा कोष्ठक में 8n तो प्लस के ये है और इसमें से यदि इसको घटाया जाए तो -4 बच जाते हैं। अब हम चाहें तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इस 2 को हटा सकते हैं, या मैंने n/2 का दोनों से गुणा कर दिया। तो यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूँ 90 = n गुणा किया तो ये हो गया 8n² और बटे में 2 माइनस का n/2 को 4 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 4n/2। अच्छा बेटा हम यदि 2 को 8 को काट दें, 2 के पाले से 4 को भी काट दें तो अगला स्टेप हमारा क्या बनता है, अगला हो जाएगा हमारा 90 = 4n² और माइनस के 2n। अपन चाहें तो क्या कर सकते हैं, 90 का मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो मैं इस प्रकार इसको लिख दूं कि 4n² माइनस का 2n और ये इधर आएगा तो माइनस का 90 और बराबर 0। ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण बन गया।
परंतु इसमें अपन देखें तो जैसे 4n स्क्वायर है या 2n है या 90 है, इन सब में से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए और 2 कॉमन लेके 0 में भाग दे दी जाए तो अपन यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, सब में से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के पश्चात हमारे पास बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n और यहाँ बचेगा माइनस का 45 और कोष्ठक बंद बराबर 0। यदि हम किसी भी पदों में से कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो उस कॉमन वाली संख्या को दूसरे पक्ष में भाग दे दिया जाता है। तो इसका मतलब इस 2 का हम यदि इस पक्ष में 0 में भाग दे दिया जाए तो हम लिख सकते हैं 2 का भाग देने पर, जैसे हम 2 का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 और बराबर 0, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे तो उसका भागफल भी 0 ही प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण बन चुका है। इस द्विघातीय समीकरण को हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली विधि हमने पढ़ी है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी है द्विघातीय सूत्र विधि और तीसरी होती है हमारी पूर्ण वर्ग विधि। 10वीं के अंदर हमने 3 विधियां पढ़ी हैं, उनमें से किसी भी एक विधि का आधार पर इसे हम हल कर सकेंगे। ज़्यादातर हम 6ठी क्लास से गुणनखंड विधि के आधार पर द्विघातीय समीकरणों को हल करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जो अधिकतम घात 2 और अचर मान को गुणा करते हैं पहले, तो गुणा करने पर उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर मध्य संख्या जो है उस चर की अधिकतम घात 1 के गुणन के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यदि 45 गुणा 2 करते हैं तो 90 होता है, गुणा करने पर हमें 90n स्क्वायर चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का n चाहिए। यदि हम फिलहाल जनरली देखें तो 90 के यदि टुकड़े करें तो यहाँ से हमारा ये एक जोड़ा बन गया और ये हो गया 10 गुणा 3 गुणा 3। यदि हम इसको लिखें तो 10 गुणा 9 भी लिख सकते हैं और 10 गुणा 9 लिखें तो हमारा गुणनफल क्या प्राप्त होता है, 90। तो इसके गुणनखंड करने पर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके गुणनखंड हमारे 10 गुणा 9 प्राप्त हुए। 10 गुणा 9 करते हैं तो इसके टुकड़े गुणा करने पर 90 हो रहा है और जोड़ें घटाएं, 10 में से अगर 9 घटाएं तो हमारे पास 1 बचता है। अब बात आती है प्लस या माइनस की। तो यदि अपन माइनस के 10 को प्लस के 9 से गुणा करते हैं तो माइनस का 90 हो जाता है, जो कि हमारा माइनस का 90 चाहिए। और यदि हम माइनस 10 में प्लस 9 करते हैं तो बराबर माइनस 1 बचता है, जो कि ये माइनस n को n से गुणा करके कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड इसके प्राप्त हो चुके हैं। आप तो बेटा देखिए अब गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, तो इसके गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हुआ 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 और बराबर 0। ये इसके बाद गुणनखंड हमें इस प्रकार से इसके गुणनखंड हुए। अब हम क्या करेंगे, पहले प्रथम 2 में से कॉमन लेंगे, फिर अंतिम 2 में से कॉमन लेंगे। यदि हम प्रथम 2 में देखें तो प्रथम 2 में कॉमन आ सकता है 2n, तो इन दोनों में से मैंने 2n कॉमन लिया तो यहाँ पर केवल n माइनस 5 बचा। ऐसे इन दोनों में से कॉमन लें तो इन दोनों में से हम प्लस के 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ माइनस का n माइनस 9 पंजो 45, n माइनस 5 बचा बराबर 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड n माइनस 5, इसमें भी n माइनस 5, दोनों में बराबर प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। अब हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास 2 पद हैं, इन दोनों पदों में से फिर कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में से हम कॉमन लें तो इन दोनों पदों में से फिर हमारा n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। अच्छा n माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ गया तो इधर तो हमारे बचे 2n और इधर हमारे बचे प्लस के 9 और बराबर 0। ये इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब हम इसके 2 भाग कर लेंगे, दोनों भागों को 0 के बराबर कर देंगे, तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से n का मान निकालें तो n बराबर प्लस 5 और यहाँ से अगर n का मान निकालें तो 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर माइनस के 9 बटे। इसे हम देखें तो ये n का जो मान है एक तो ऋणात्मक है, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, कभी भी पदों की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कभी भी भिन्नों में नहीं होनी चाहिए। यदि हम 9 में 2 का भाग दें तो हमारी यह संख्या 4 से ही 1/2 प्राप्त होगी, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह n का मान अमान्य होगा।
तो यहाँ से हमारा n बराबर प्राप्त हुआ 5। तो इसमें n का जो मान हमें प्राप्त करना था वो n का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। पुनः एक बार देख लो बेटा, प्रश्न में हमें पहला पद दिया हुआ है 2, सार्वंतर दिया हुआ है 8 और टोटल n पदों का योगफल दे रखा है 90 और हमसे पदों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। यदि किसी भी प्रश्न में पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुल योगफल दिया हो, प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो, तो सबसे पहले अपन को Sn बराबर n/2 बटा कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र में अपन Sn के स्थान पे मान लिखेंगे, a के स्थान पर मान लिखेंगे, d के स्थान पे मान लिखेंगे। उसके बाद इसे हम सरल करेंगे। सरल करने पर हमें एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हुआ। द्विघातीय समीकरण में जैसे प्राप्त हो जाता है तो उसके हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि के आधार पर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से हमें n का मान ज्ञात कर सकेंगे। यदि n का मान एक पूर्ण संख्या होती है तो वह मान होगी, और यदि n का मान या तो ऋणात्मक आ जाता है या भिन्नों में आ जाती है तो वह संख्या मान्य नहीं होती है, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। तो इस कारण से यहाँ से n बराबर हमें 5 प्राप्त हो सकता। अच्छा बेटा, अगला प्रश्न जो हमें दे रखा है किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 5n है तो 164 कौन सा पद है। प्रश्न में हमें क्या कह रहा है कि AP के n पदों का योगफल Sn बराबर 3n² प्लस 5n है, 3n² प्लस 5n है। तो ये कह रहा है कि 164 जो दिया गया है ये कितने नंबर का पद है। मतलब यहाँ पर भी हमें n का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन जो अंतिम पद दिया हुआ है वो हमको 164 दिया हुआ है। यहाँ पर अंतिम पद का मतलब यहाँ पर 164 जो है वो an का मान है। तो n का मान क्या होगा। अब an का मान दे दिया है। अब प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो ना तो हमारे पास a का मान है, ना ही हमारे पास में d का मान है। a और d का मान ज्ञात नहीं है, बल्कि हमें एक इसका n पद जरूर दिया है जो भी योगफल के रूप में एक n पद दे रखा है। दो चीज दी हुई है सवाल में। हमें पहली शर्त दी गई है Sn बराबर दे रखा है 3n² प्लस 5n। यदि किसी भी प्रश्न में यदि हमें n पदों का तक योगफल एक n के रूप में दिया जाए तो उससे हम एक अनुक्रम तैयार कर सकते हैं, एक AP का अनुक्रम तैयार हो सकता है। यदि हम इस प्रश्न में जैसे ये n है, यदि n का मान 1 रख दिया जाए तो हम इसका एक पद तक योगफल निकाल सकेंगे। जैसे मैंने n बराबर 1 रख दिया तो ये हो जाएगा S1 बराबर 3 कोष्ठक में 1 का वर्ग प्लस 5 गुणा 1। तो यहाँ से S1 बराबर आ गया 1 का वर्ग 1 होता है तो 3 प्लस 5 बराबर 8। जो हमारे यहाँ पर S1 प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब हम S1 का मान निकाल रहे हैं तो वो एक पहला पद तक ही योगफल होता है, इसलिए इसको हम पहला पद A1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से S1 और A1 दोनों का मान हमारा 8 प्राप्त हो चुका है। इसका पहला पद भी ज्ञात हो गया और एक पद तक योगफल भी मिल गया। इसी तरीके से यदि हम अब n बराबर 2 रख देते हैं इसमें, यदि n बराबर 2 रख देंगे तो हमें 2 पदों का योगफल हो जाएगा, जिसको हम S2 कह सकते हैं। S2 बराबर हो जाएगा 3 कोष्ठक में 2 का वर्ग प्लस 5 गुणा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10। देखो 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 गुणा 3 किया 12 आया, 5 गुणा 2 किया 10 आया। 10 में इसको जोड़ दिया जाए तो S2 बराबर आ गया 22। देखो यहाँ हमारा 2 पदों का योगफल है। यदि हम S2 का मतलब यदि इसमें से हम जैसे ये पहला पद था या दूसरा पद निकाला A2 का मान, तो हम क्या करेंगे 2 पदों तक के योगफल में से एक पद तक का योगफल घटा दीजिए तो आपको A2 का मान ज्ञात हो जाएगा। मतलब 22 में से यदि तुम 8 घटा देते हैं और 22 में से 8 गए तो हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना बचता है, तो 22 में से 8 जाता है तो हमारे पास 14 बच जाते हैं। तो इसका दूसरा जो पद है A2 बराबर वो हमको 14 प्राप्त हो गया। पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया। इसी तरीके से हम इसका तीसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए पहले मैं x3 का मान निकाल रहा हूँ, और x3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n बराबर 3 रखना होगा।
यदि हम इसमें n बराबर 3 रख दें तो x3 बराबर हो जाएगा 3 कोष्टक 3 का वर्ग प्लस 5 गुणा 3। तो x3 बराबर हो गया 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 3 पंजो 15, 27 में 15 को जोड़ दें तो इसका टोटल हो जाता है 7 और 5 12 का 2 का हासिल 1, 2 और 1 3 हासिल 1 4 42। अब यहाँ पर x3 बराबर 42 अगर मतलब 3 पदों का योगफल। यदि हम इसका तीसरा पद निकालें तो तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों तक के योगफल में से 2 पदों तक का योगफल घटा दो तो हमें इसका तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ से a3 का मान निकालने के लिए 42 माइनस s2 का मान था हमारे पास 22, तो a3 बराबर आ गया 20। इसका तीसरा पद 20 आ जाएगा। ऐसे हम चौथा पद, पांचवा पद, कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आप चौथा पद निकाल लेंगे, पांचवा निकाल लेंगे, छठा निकाल लेंगे। और जैसे ही हमारे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद आ जाता है तो यहाँ से हमारी एक एपी अनुक्रम बन जाता है कि पहला पद 8, दूसरा पद 14, तीसरा पद हमारा आया 20। इस प्रकार हम आगे भी डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से हम 2 चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इसका पहला पद a बराबर 8, एक हम d का मान निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 कर दें, मतलब 14 माइनस 8, और 14 में से 8 घटाएं तो 6 बच जाता है। तो a का मान 8 आ गया और d बराबर 6 आ गया। a और d का मान जब हमें ज्ञात हो जाए तो हमें सवाल में ये कह रहा है कि 164 कितनवा पद है, तो मतलब हमारे पास ये जो दे रखा है वो n का मान है। तो देखिए बेटा अब हमें क्या करना होगा। अब हम यहाँ से a का मान निकाल चुके हैं 8, d का मान निकाल चुके हैं 6 और अंतिम पद an बराबर दे रखा है 164 और हमें n का मान ज्ञात करना। ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। जब किसी भी प्रश्न में यदि अंतिम पद दे दिया जाए, पहला पद दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए तो अपन यहाँ पर nवा पद का हमने AP का nवा पद an बराबर सूत्र पढ़ा है। an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू, इस सूत्र में अब हम मान रख देते हैं। an के स्थान पर लिख देंगे 164 बराबर a के स्थान पर 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d के स्थान पर 6। अब बेटा अब क्या करेंगे, पहले 6 को मैंने n और माइनस 1 से गुणा किया तो ये हमारा हो गया 164 बराबर 8 प्लस 6 n माइनस 6। अब n का मान निकालने के लिए चर एक तरफ, अचर दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6n, 8 माइनस 6 और ये भी इधर आएगा माइनस का 164। अब माइनस के 164 में 6 जोड़ दें तो ये तो हो जाता है माइनस के 170। 170 में से प्लस 8 घटा दें तो माइनस का 6n बराबर बचा माइनस का 162। अब माइनस का 162 में अगर 6 का भाग दे दिया जाए तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो n बराबर माइनस से माइनस कट गया और 6 के पाड़े से काटे तो 6 दूनी 12, बच गए 4, 6 7 42, तो n बराबर आ गया 27। इसका मतलब 27वां पद 164 होगा। तो लास्ट में अपन उत्तर लिख सकेंगे, आते हैं AP का 27वां पद 164 है। तो इस तरीके से यदि किसी प्रश्न में n पदों का योगफल Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n, यदि योगफल एक चर n के रूप में दिया जाए और इसके अलावा हमें ये कहा जाए कि 164 कितनवा पद है और जब हमें पदों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले जो आपको योगफल दिया गया है उस Sn में आपको सबसे पहले n बराबर 1 रखना होगा। तो वहाँ से आपको एक पद का योगफल और उसका पहला पद ज्ञात हो जाएगा। फिर n बराबर 2 रखना होगा तो हमें यहाँ से 2 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। यदि इसका दूसरा पद ज्ञात करना है
तो दो पदों के योगफल में से एक पद तक का योगफल घटा दीजिए तो हमको इसका दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। फिर इसके पश्चात n बराबर 3 रखेंगे तो हमें 3 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। यदि अपन को तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दीजिए तो हमें उसका तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। जैसे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पद ज्ञात हो जाता है, इसी तरीके से हम चौथा, पांचवा, छठा कितनवा भी पद ज्ञात निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें ज्ञात हो जाए उससे हम एक एपी का अनुक्रम तैयार कर लेंगे। एपी का अनुक्रम तैयार करने के पश्चात हम वहाँ से ए का और डी का मान निकाल लेंगे और ए और डी और ए एन का मान ज्ञात हो जाए तो हम एन का मान निकालने के लिए अपना इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, इसमें मान रख देंगे और सरल करने पर हमें एन का मान ज्ञात हो सकेगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न में अपन को यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन छठे में, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है तो S3n अनुपात Sn होगा। देखो यहाँ पर अपन को प्रश्न में क्या कहा लगाया, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n बराबर 3Sn है तो हमें S3n अनुपात Sn का मान क्या होगा। संकेत में ये कहा जा रहा है कि एक एपी में Sn, S2n और S3n में आपस में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर S3n बराबर 3 कोष्टक में S2n माइनस n, S3n बराबर 3 कोष्टक में S2n माइनस Sn। प्रश्न में हमें क्या संकेत दिया हुआ है कि S2n जो है वो 3Sn के बराबर है। संकेत में हमें सवाल में दिया है, सवाल में हमें ये दे रखा है कि S2n का मान 3Sn के बराबर है। यदि हम इस S2n का मान इस S2n में रख दिया जाए तो हमारा ये हो जाएगा S3n बराबर 3 कोष्टक में 3Sn माइनस Sn। यदि हम 3Sn में से एक Sn घटा दें तो S3n बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2Sn। यहाँ से यदि हम इसको इससे गुणा कर दें तो S3n बराबर हो जाएगा 6Sn। हमें क्या ज्ञात करना है, S3n अनुपात Sn। अनुपात का मतलब इसको हम कहीं पर यदि S3n अनुपात Sn दिया हुआ है तो इसको हम S3n बटे Sn लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है यदि मैं इस Sn को इसके बटे लेके आ जाऊं तो ये हमारा इस प्रकार से हो सकता है। अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं S3n बटे Sn बराबर 6Sn बटे Sn। चूँकि दोनों पक्षों में मैंने Sn का भाग दे दिया, Sn से ये Sn कट जाएगा तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा S3n बटे Sn बराबर 6। इसके बटे चाहे तो हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा S3n अनुपात Sn बराबर 6:1 है, या इसका उत्तर हम लिख सकते हैं S3n बराबर अनुपात बराबर 6। विकल्प में हमारा 6:1 में रूप में उत्तर नहीं दिया हुआ है बल्कि हमारा केवल 6 दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर अनुपात 1 को हटा करके 6 के रूप में लिख दिया है। तो ये हमें प्रश्न नंबर जो छठा दिया है उसमें ये कहा जा रहा है कि यदि प्रथम n पदों का योगफल Sn है और S2n बराबर 3Sn है तो आप ये ज्ञात कीजिए कि S3n अनुपात Sn का मान क्या होगा। इसका हमें मान बताना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें किताब में एक संकेत दिया हुआ है कि एपी श्रेणी में S2n और S3n के बीच हमें संबंध निकालना है। इनका संबंध निकालने के लिए, इन तीनों में संबंध निकालने के लिए S3n बराबर हम 3 कोष्टक में S2n माइनस Sn लिख सकते हैं। यहाँ से हमको प्रश्न में S2n बराबर 3Sn दिया हुआ है। यदि S2n के स्थान पर हम 3Sn लिख दें तो हमारा ये S3n बराबर 3 कोष्टक 3Sn माइनस Sn हो जाएगा। 3Sn में से Sn को घटा दिया जाए तो 2Sn बचेगा और 3 गुणा 2 कर दिया जाए तो 6Sn हो जाएगा। यहाँ Sn का मैंने दोनों पक्षों में भाग दे दिया तो S3n बटे Sn बराबर 6/1 हो जाएगा, जिसको हम S3n अनुपात Sn बराबर 6:1 लिख सकते हैं।
और हमें किताब में 6:1 में उत्तर न दे करके केवल 6 के रूप में दिया हुआ है, तो हम 3 अनुपात SN बराबर 6 लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो हमारा ये प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही कर पाएंगे, इससे अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। यदि इसमें आपको कोई कमी दिखे या कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके।